नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। दिल्ली में बीजेपी के 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन का उद्देश्य इस प्रश्न पर मंथन करना है कि एनडीए के 400 पार वाले लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए। ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा। इस लक्ष्य में 370 सीटों की हिस्सेदारी बीजेपी की है। अधिवेशन के पहले दिन पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर से आए 11,500 से अधिक प्रतिनिधियों के सामने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का रोड मैप रखा। अधिवेशन की शुरुआत से पहले पदाधिकारियों की जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 उम्मीदवार भी तय कर दिए। दूसरी ओर विपक्ष लगातार बिखर रहा है। कांग्रेस के पुराने लोग भाग रहे हैं तो गठबंधन में भी घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने शंखनाद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी सीटों का टारगेट पहले से ही तय कर चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पार्टी को 400 के टारगेट पूरा करने का भी भरोसा है और तीसरी बार जीत का भी। हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में थर्ड टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। 400 के पार के टारगेट में 370 की हिस्सेदारी बीजेपी की है। दिल्ली में बीजेपी के 2 दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हुई तो पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 370 सीटों पर जीत कार्यकर्ताओं की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि हुई। चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। पार्टी को लगता है कि धारा 370 की विदाई, राम मंदिर और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी उपलब्धियों के बाद जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। आज हम भव्य राम मंदिर और रामलला को विराजमान होते वहां देखते हैं। 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और रामलला के इस कार्यक्रम में नहीं सिर्फ कोई गांव, कोई देश, कोई सिर्फ देश या कोई प्रदेश, सारी दुनिया में दीप जले, सारी दुनिया में, और सारे मंदिरों में घंटियां बजी और रामलला का स्वागत किया गया। और यह भी हमारा वैचारिक अधिष्ठान जो था उसको हम लोगों ने पूरा किया। मंत्री मोदी जी ने जो काम 30 साल से, और वो इसलिए नहीं, राजनीतिक कारणों से रोका हुआ था, राजनीतिक कारणों से, फॉर पॉलिटिकल रीजंस 30 सालों से जो विधेयक पास नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 दिन के अंदर वह लोकसभा और राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक पास। चुनाव के करीब 100 दिन बचे। देश भर से करीब 11,500 प्रतिनिधियों को पार्टी ने दिल्ली में बुलाया ताकि टारगेट, रणनीति और एजेंडा और मुद्दे की जानकारी दी जा सके। अधिवेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो सीटें लड़ रही है उसमें भाजपा जो सीटें लड़ेगी उसके उम्मीदवार आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए और उम्मीदवार है कमल का फूल। प्रक्रिया चयन तो चलता रहेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को
कमल का फूल जिताने के लिए आने वाले 100 दिनों का हर कार्यकर्ता कमर कसकर काम पर लगे। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पार्टी तीसरी बार चुनावी मुकाबले में उतरेगी। जनता के चुनावी मुद्दे और विपक्ष पर हमले के हथियार को धार दे दिया गया है। मणिपुर हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी। हमने वहां सरकार भी बनाई और फुल मेजॉरिटी से दोबारा सरकार बनाई है, यह भी हमको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस के पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है। जिन्होंने लंबे समय तक यहां पर राज किया था, आज वो वहां पर कमल खिल रहा है। 400 पार का टारगेट आसान नहीं, मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं। लगातार हुई जीत से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस बार बीजेपी ने अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 का लक्ष्य तय किया, लेकिन यह लक्ष्य कैसे पूरा होगा? बीजेपी को विश्वास है, नरेंद्र मोदी को विश्वास है कि मोदी की गारंटी इस लक्ष्य को पूरा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। और इसके साथ ही राम मंदिर और धारा 370 की विदाई जैसे मुद्दे भी हैं। इन सब के बीच विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है। एकजुटता के दावों के साथ जिस नेता ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, वही सबसे पहले एनडीए का हिस्सा बन गए और नींव दरक गई। में मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगेगी, थर्ड टर्म आएगा और हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनकर तैयार होंगे। बीजेपी पिछली बार से 67 सीटें अधिक जीतेगी, तभी 370 का लक्ष्य पूरा होगा। लक्ष्य थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं। बीजेपी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी की अगुवाई में राम मंदिर का निर्माण हुआ और जम्मू कश्मीर से धारा 370 की विदाई भी हो गई। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। लोगों ने एक और संकल्प लिया है, जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। अब बीजेपी के पिछले बार के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं, तभी पता चलेगा कि किन राज्यों में बढ़त की गुंजाइश है और कैसे। 2019 में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 210 सीटों में से एनडीए ने 198 सीटों पर जीत हासिल की थी। इन राज्यों में एनडीए का औसत स्ट्राइक रेट 94% था। इस बार इन सीटों पर जीत के लिए इतना ही स्ट्राइक रेट बरकरार रखना होगा। 2019 में 16 राज्य ऐसे थे जहां एनडीए ने कुल 285 सीटों में से 114 सीटें जीती थी। यहां पार्टी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 40% था। इन राज्यों में 50 सीटें बढ़ाने के लिए एनडीए को स्ट्राइक रेट 57% तक पहुंचाना होगा। सीटों की बढ़त की सबसे अधिक संभावना दक्षिण के राज्यों में है, जहां तमिलनाडु की 39 सीटों में, केरल की 20 सीटों में और आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में एनडीए को 0 सीटें हासिल हुई।
तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें एनडीए के खाते में गईं, यानी दक्षिण के 4 राज्यों की 101 सीटों में एनडीए को सिर्फ 4 सीटें हासिल हुई थीं। और शायद यही कारण है कि इस बार बीजेपी का फोकस दक्षिण के राज्यों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दक्षिण भारत के दौरे हो रहे हैं, शक्ति बढ़ने की रणनीति बन रही है और सहयोगियों की भी तलाश हो रही है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, एक विधानसभा विधायक था हमारा और हमारा वोट शेयर वहां पर 7.1% था। आज हमारा वोट शेयर 14% हो गया, डबल हो गया। 8 विधायक हमारे चुन करके आए हैं। अगली बार हम किसी तरीके से छोड़ने वाले नहीं हैं, वहां भी हमारी सरकार बनेगी, इस तैयारी से हम लगे हैं। लोकसभा चुनाव के करीब 100 दिन अब बचे हैं। जल्द चुनावों का ऐलान भी हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टारगेट पूरा करने के लिए एक्शन मोड में हैं। जनता को खुद मोदी की गारंटी दे रहे हैं। देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। और रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े। ये हमने करके दिखाया। दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए देश भर से पहुंचे करीब 11,500 नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी बता रही है कि मोदी की गारंटी का मतलब है पिछले 10 साल के वो काम जो गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए मोदी सरकार ने किए। कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो है मोदी की गारंटी, यानी सोशल वेलफेयर स्कीम, गरीब कल्याण योजनाओं को जिस तरीके से जमीन पे, धरातल पे उतारने का काम पिछले 9.5 साल में हुआ है, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक नया स्लोगन दिया गया है, मोदी की गारंटी। और एक बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार, यानी कि 2 नारे यहां पे गूंजेंगे। एक है मोदी की गारंटी और एक है एक बार फिर से मोदी सरकार, यानी मोदी सरकार की हैट्रिक। कार्यकर्ता तैयार हैं, नेता भी तैयार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्शन मोड में हैं। सरकार की उपलब्धियों की चर्चा भी कर रहे हैं, योजनाएं भी गिना रहे हैं, गारंटी भी दे रहे हैं और विपक्ष पर जमकर वार भी कर रहे हैं। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। मोदी कुछ भी करे, मोदी कुछ भी करे, ये उसका उल्टा कहेंगे, उल्टा करेंगे, चाहे इसमें देश का भारी नुकसान ही क्यों न हो। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। मोदी के विरोध में ये ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे समाज बढ़ जाए,